व्हाट्सअप गाइज, हाउ इंडिया प्लान्स टू टेक बैक सिंध फ्रॉम पाकिस्तान। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। द शाम शर्मा शो चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे फटाफट से लाइक। 1 2 3 गो। देखिए, सबको पता है कि पाकिस्तान एक फेक कंट्री है जिसको अंग्रेजों ने क्रिएट किया था ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में एक बफर बनाने के लिए। इसीलिए जो पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी है वो भी नकली है। उनको खुद की कोई सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं है। पाकिस्तान देशों का दुग्गल साहब है। कभी वो अरब्स होते हैं, कभी पर्शियंस होते हैं, आजकल वो टर्किश चल रहे हैं। लेकिन एट द वेरी लीस्ट पाकिस्तानियों को इतना तो पता है कि उनका बाप कौन है। ये तब की फुटेज है ना। इनके नैरेटिव में कहीं नहीं है कि हमारे 93,000 प्रिजनर वॉर लिए गए। इसीलिए देखिए, इस फेक देश की अल्टीमेट डेस्टिनी यही है कि वो टुकड़ों में बंटने वाला है और उसके कुछ टुकड़े ये है, वो सच्चाई भारत है। के पास वापस आएंगे, क्योंकि वो टुकड़े हजारों सालों से भारत की सिविलाइजेशन का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। डीप डाउन देखिए, भारत के लोगों को ये बात पता है। पर्टिकुलरली बीजेपी की जो पॉलिटिकल क्लास है, उनके लीडर्स को ये बात पता है। इसीलिए इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का सिंध के बारे में जो स्टेटमेंट आया है, ये सरप्राइजिंग नहीं है। क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। तो लगता है कुछ डेकेड्स में जो हमारा नेशनल एंथम है, जो पार्टीशन के बाद अधूरा हो गया था, उसे पूरा करने का समय आ गया है। यानी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा का सिंध भी भारत में आना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट के बारे में। उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, इस पे पाकिस्तान का क्या मेल्टडाउन वाला रिएक्शन आया, और क्यों भारत की पब्लिक को और भारत की पॉलिटिकल क्लास को खासकर हमेशा ये मैसेज सेंड करना चाहिए भारत को, पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को, कि देखिए पाकिस्तान के कुछ हिस्से जो हैं वो भारत की सिविलाइजेशन का अभिन्न हिस्सा है और वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों भारत में वापस लौटेंगे ही लौटेंगे। सीधी बात। द शाम शर्मा शो। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स चेंज हो सकते हैं और इंडिया सिंध में वापस आ सकता है। As far as land is concerned, borders can change. Who knows? Tomorrow, Sindh may return to India again. राजनाथ सिंह ने एक क्लियर मैसेज दिया है कि सिंध इंडिया की सिविलाइजेशन का इंटेग्रल India हिस्सा again. रहा है और इस बंटवारे को भारत के लोगों ने, भारत की सिविलाइजेशन ने कभी नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि उनकी जनरेशन और उनकी जनरेशन के पहले जो सिंध के हिंदूज की जनरेशन है, उन्होंने कभी भी सिंध को इंडियन सिविलाइजेशन से अलग नहीं माना। खासकर जो एल के अडवाणी की जनरेशन थी, एल के अडवाणी मानते थे कि पार्टीशन के बाद भी सिंध की सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन से कनेक्टेड है। 2017 में दिल्ली के एक इवेंट में अडवाणी जी, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जो राम मंदिर मूवमेंट के बड़े आर्किटेक्ट माने जाते थे, उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि इंडिया सिंध के बिना अधूरा है। एल के अडवाणी जो है, जो बीजेपी के और हिंदुत्व के बहुत बड़े लीडर रहे, बहुत बड़े लीडर है, बहुत बड़े लीडर। 1927 में कराची में हुआ था, जो तब सिंध प्रोविंस की राजधानी थी, जो आज पाकिस्तान में है। उन्होंने इस बात का दुख जताया है हमेशा कि उनकी जन्मभूमि आज इंडिया का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, सिंधी हिंदू जो है वो भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं पार्टीशन के बाद, और कई सिंधी हिंदू ये मानते हैं कि उनका जो एंसेस्ट्रल लैंड है वो हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और रहना भी चाहिए। और ये राजनाथ सिंह का ऑब्वियसली इकलौता स्टेटमेंट तो है नहीं। उन्होंने पहले भी बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो बोल्ड होने के साथ साथ करेक्ट भी हैं। इन्होंने पीओके के बारे में भी बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि पीओके भी भारत का हिस्सा है और वो एक दिन भारत में वापस आएगा ही आएगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये भी हो सकता है कि भारत को कुछ मेजर करना भी ना पड़े। पीओके का रीजन खुद ये फैसला लेगा कि भैया हमको भारत में आना है। ये तो होगा। अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। राजनाथ सिंह के सिंध के स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान का भी ऑफिशियल रिएक्शन आया है और इनके प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो असली प्राइम मिनिस्टर है आसिम मुनीर, उसका भी रिएक्शन आया है। असली, ये भी ठीक है। यहाँ पर राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट को कंडेम कर रहा है। ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल लॉज का ये उल्लंघन है। सही बात है। देखिए, पाकिस्तानी आर्मी सही कह रही है। राजनाथ सिंह हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन नहीं कर सकते। सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान के सॉवरेनिटी का उल्लंघन करती है। और सिर्फ राजनाथ सिंह जी और एल के अडवाणी ही नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा है कि सिंध को भारत का हिस्सा बनना चाहिए। स्लोली बट स्टडीली ये नैरेटिव बीजेपी के टॉप लीडरशिप में फैल रहा है कि भारत के जो अर्स्टवाइल हिस्से थे और खासकर जो सिंधु नदी यानी इंडस नदी के ईस्ट का हिस्सा है, वो हिस्टोरिकली हमेशा इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है और हमें इस एरिया को इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा मानकर ही चलना चाहिए। और आप पार्टीशन की ट्रैवेस्टी देखिए कि आज भारत में नेशनल एंथम में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा बोला जाता है, तो फिर सिंध पाकिस्तान में क्या कर रहा है? हो सकता है कि नेशनल एंथम लिखने वाले हमारे चैट, उन्होंने ये जियोग्राफिकल एरर नहीं किया है, बल्कि भारत के लिए एक टू डू लिस्ट दी है जो अभी पूरी होनी बाकी है। ऊपर से सिंध एरिया में काफी समय से सिंधु देश मूवमेंट भी चल रहा है, जिसमें सिंध को पाकिस्तान से अलग करके एक सेपरेट कंट्री डिमांड की जा रही है। ये मूवमेंट 1970s में जीएम सैयद ने स्टार्ट किया था। आज भी कुछ ग्रुप्स जैसे जीए सिंध मुत्ताहिदा महज रैलीज, प्रोटेस्ट और मार्चेस करते हैं पाकिस्तान की पॉलिसीज के खिलाफ।
province of Pakistan. इनका ऐसा कहना है कि पाकिस्तान ने सिंध के सारे रिसोर्सेज को निचोड़ लिया है, सिंध के लोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा और सारे के सारे Development resources और wise. पैसे जो सिंध के हैं वो पाकिस्तानी पंजाबी खा जाते हैं। इसको देख के बलोचिस्तान भी वो वाली मीम कर रहे होंगे ना, फर्स्ट टाइम। और पंजाबी मुस्लिम्स का पाकिस्तान के दूसरे स्टेट्स का राइट्स खा लेना तो उतना ही कॉमन है जितना एक कंपनी का इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सर बनने के 6 महीने के बाद मर जाना। तो RIP अपोलो टायर्स। क्यों राजनाथ सिंह भाई। जैसे लोग, LK अरे अडवाणी भाई। जैसे लोग, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारी हिस्ट्री का, हमारे सिविलाइजेशन का अभिन्न हिस्सा रहा है और इसको भारत में एक दिन वापस आना ही आना है, क्योंकि सिंध की जो हिस्ट्री है, सिंध की जो इंडियन सिविलाइजेशन से कनेक्शन है, वो पाकिस्तान से कहीं हजारों साल पुराना है। सिंध दुनिया के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि सिंध का रीजन अर्ली ह्यूमंस यानी होमो इरेक्टस जैसी स्पीशीज 5000 साल से रहते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। इनफैक्ट इस्लाम के पैदा होने से भी 4-5 हजार साल पहले ये इस एरिया में एक फुली फॉर्म्ड सिविलाइजेशन रहती थी। सिंध के एरिया में खुदाई करने के बाद प्रॉपर्ली प्लान्ड सिटीज और सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर देखने को मिला है। ये रीजन एंशिएंट हड़प्पन सिविलाइजेशन का हिस्सा था, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता था, जो एंशिएंट इंडिया की एक बहुत प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन थी, जो वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम और एक्वाडक्ट्स के लिए फेमस थी। सिंध एंशिएंट इंडिया में जो ट्रेड होता था उसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। ज्योग्राफिकली सिंध वेस्ट और ईस्ट के बिल्कुल बीच में आता था। इंडियन ओशन के रूट में भी सिंध एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता था, जिसकी वजह से एंशिएंट समय से ही सिंध रीजनल मैरीटाइम ट्रेड रूट्स को डोमिनेट करता हुआ आया है। और इस बात को हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकवेशंस ही प्रूव नहीं करते, बल्कि मेसोपोटामिया, ग्रीस और रोम जैसे एंशिएंट सिविलाइजेशन के एक्सकवेशंस में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के सील्स, ज्वेलरी, पॉट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और इन्हीं सील्स में हमारे हिंदू धर्म के डीटीज को भी पिक्चर किया गया है, जिसमें क्लियरली हमें पशुपतिनाथ यानी भगवान शिव देखने को मिलते हैं। तो क्लियरली हड़प्पन सिविलाइजेशन और सिंध हिंदू धर्म का एक हजारों सालों से गढ़ रहा है और उसका इंडियन सिविलाइजेशन से एक डीप कनेक्शन रहा है। ऋग्वेद जैसे एंशिएंट टेक्स्ट में सरस्वती नदी का, सिंधु नदी का कई बार मेंशन किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद सिंध में सिंधु सौवीर किंगडम्स जैसे इंडिजिनस किंगडम्स रूल करते हैं। बाद में ये एरिया जो 16 महाजनपद का गोल्डन रूल था उसमें भी इंक्लूड किया जाता है। इस डायनेस्टी के बाद कुषाण एक और डायनेस्टी यहाँ पर आती है जिसने हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों को प्रमोट किया। उसके बाद मगध की मौर्यन एम्पायर यहाँ पे कुछ समय तक रूल करती है। मौर्य के बाद राय डायनेस्टी आती है जो ऑलमोस्ट 150 ईयर्स के लिए सिंध में रूल करती है। और उसके बाद एक छाछा डायनेस्टी सिंध में आती है, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक रूल करती है। और राजा दहिर जो सिंध के बहुत फेमस आखिरी हिंदू राजा थे, वो इसी डायनेस्टी के राजा थे। इस समय सिंध इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्परस था। सिंध रीजन अपने मैरीटाइम रूट्स के थ्रू श्रीलंका, पर्शिया, अरेबिया, मेडिटेरेनियन से काफी स्ट्रांगली कनेक्टेड था, जिसकी वजह से सिंध प्रॉस्परस भी था और इसकी इंटरनल सिक्योरिटी भी स्ट्रांग। तो हजारों सालों के इंडिजिनस रूल के बाद यहाँ पर सिंध में इस्लाम के पैदा होने के बाद एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पीरियड आता है। अरब मुस्लिम रूलर्स की आंखें भारत के वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी पर पड़ गई, जिसके बाद अरब रूलर्स ने सिंध के ऊपर एक फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च किया मोहम्मद बिन कासिम के कमांड के अंदर। मोहम्मद बिन कासिम ने 3000 इन्फेंट्री, 6000 कैवलरी और 6000 इराकी कैमलमैन के साथ मकरान के बॉर्डर पर भेजा गया। अनफॉर्चुनेटली देखिए, जैसा कि भारत की हिस्ट्री में बहुत बार हो चुका है कि अक्सर हार हमको बाहर से नहीं मिलती, लेकिन अंदर से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दुश्मनों के साथ सीधी बात, हमेशा टाइम एंड अगेन सिविलाइजेशन के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। आज के जमाने में भी ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं और अनफॉर्चुनेटली उस समय भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने राजा दहिर के प्रोटेक्शन के और आर्मी के कई सीक्रेट्स इस इन्वेडिंग आर्मी को बता दिए और इन सीक्रेट्स का इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया, जिसमें राजा दहिर की हार हुई और उनकी मौत हुई। और फिर अरब फोर्सेस ने सिस्टमैटिकली सारी सिंध टेरिटरीज को कैप्चर करना शुरू किया। इसके बाद भी आप याद रखिए, इस्लाम को 500 साल से ज्यादा लग गए दिल्ली तक पहुंचने के लिए। अनफॉर्चुनेटली लेकिन सिंध में इस्लाम फैलना शुरू हो गया। राजा दहिर की फैमिली को कैप्चर कर लिया गया, उनकी सारी बेटियों को अरब्स के हरम में भेज दिया गया। राजा दहिर के बेटे को जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूलना पड़ा। कई टेम्पल्स को तोड़ा गया, मॉस्क कंस्ट्रक्शन को फास्ट ट्रैक किया गया, कई लोगों को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। इसी रास्ते पर चले थे ना वो जब भी आते थे। मंदिरों का सारा खजाना लूट लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम के बाद गजनवी आया, उसने भी बहुत मैसेकर किए, बहुत हिंदू मंदिरों को तोड़ा, बहुत पैसे लूटे और फिर यही चीज मुगलों ने जारी रखी। इन्होंने सिर्फ सिंध में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मंदिरों को तोड़ा, डेमोग्राफिक चेंज शुरू किया और ऐसा डेमोग्राफिक चेंज किया है जो आज तक सिंध में ऑब्वियसली रिवर्स नहीं हो पाया है। तो सिंध के ऊपर 1500 सालों से इतनी हैवी हिस्ट्री स्टैक्ड है कि ये रीजन अगर एक इंसान होता तो शायद इसको दीपिका पादुकोण से भी ज्यादा थेरेपी लेनी पड़ती। इस्लामिक कॉलोनियलिज्म की लूट, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की लूट, पार्टीशन का केओस, पाकिस्तान की इंटरनल पावर पॉलिटिक्स। देखिए 1948 में पार्टीशन के बाद कई ऐसे हिंदूज थे जो इनिशियली सिंध
सिंध में रह गए थे, क्योंकि वो अपना एंसेस्ट्रल लैंड छोड़ना नहीं चाहते थे। वो बोलते थे कि भाई ये हमारी जमीन है, हम हजारों सालों से यहाँ रहते हुए आ रहे हैं, हम क्यों उठ के चले जाए अचानक से दूसरी जगह। लेकिन 1948 में पार्टीशन होते ही कराची में हिंदुओं के खिलाफ इंटिमिडेशन, लूट, उनके घर और दुकानें बहुत ज्यादा, बहुत आज तो देख लो कितने परसेंटेज रह गए वहाँ वो पर। मैसिव एक्सोडस उनका शुरू हो गया पाकिस्तान और सिंध से। वो गुजरात और महाराष्ट्र जैसे एरियाज में रेफ्यूजी बन के रहने लगे। और जैसे जैसे हिंदू सिंधी वहां से निकले, जो उर्दू स्पीकिंग मुजाहिर थे, जो माइग्रेंट्स थे यूपी बिहार से, ये सिंध के शहरों में रहने के लिए चले गए, स्पेशली कराची और हैदराबाद में। तो बेसिकली सिंध में ब्यूरोक्रेसी, ट्रेड और एजुकेशन में काफी मुजाहिर आना शुरू हो गए। और जो वहाँ के सिंधी थे वो इस बात पे नाराज हो गए। वो इस बात से भी नाराज थे कि जो पंजाबी मुस्लिम्स थे वो ज्यादातर सिंध के रिसोर्सेज पर कब्जा करने लगे। सिंध की जो कमाई थी वो ज्यादातर पंजाबी मुस्लिम्स जो आर्मी के लोग थे वो खाने लगे, और सिंध के लोगों को उनकी कमाई ही देखने को नहीं मिल रही थी। उसके बाद सिंध के लोग ये भी कंप्लेन करने लगे कि उनके कल्चर के ऊपर उर्दू और पंजाबी जैसे लैंग्वेजेस फोर्स किए जा रहे हैं। इनफैक्ट वो ये भी कंप्लेन करने लगे कि पंजाब के जो लोग हैं वो कैनाल प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाकर सिंध का जो पानी है वो सिंध से निकालकर पंजाब में ला रहे हैं। सिंध का जो डेल्टा है वो ड्राई हो रहा है, एग्रीकल्चरल डैमेज हो रहा है, फिशरीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो बेसिकली सिंध में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया, लेकिन पंजाबी कॉलोनियलिज्म शुरू हो गया। तो 1960s में सिंधी एथनो नेशनलिज्म राइज करता है। जीएम सैयद की सिंधु देश मूवमेंट राइज करती है, मैसिव रैलीज निकालते हैं, ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स सेम होता है। अरेस्ट, बैन, सर्वेलेंस, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, जो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काफी तेजी से ऑलरेडी हो रहा है। पाकिस्तानी आर्मी ने गोस्टिंग का नया मतलब निकाला है। अगर आप पाकिस्तानी आर्मी से पॉलिटिकल राइट्स मांगेंगे तो ये आपको गोस्ट कर देते हैं, एज इन आपको एक्चुअली भूत बना देते हैं। ऑल्सो याद रखिए कि सिंध जो है उसमें एक्चुअली काफी डिसेंट साइज हिंदू पॉपुलेशन भी है। थड़पकड़ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें काफी बड़ी हिंदू पॉपुलेशन है, और वो डायरेक्टली इंडिया को बॉर्डर भी करता है। एक उमेरकोट डिस्ट्रिक्ट है जो एक्चुअली आप विश्वास नहीं करेंगे हिंदू मेजॉरिटी है, तो वहां पर एक डिसेंट साइज हिंदू पॉपुलेशन भी है। तो ये सारी कहानी मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि देखिए सिंध का जो एरिया है वो ऐसा कोई सेटल्ड एरिया नहीं है। और हाँ, मैं मानता हूँ कि देखिए सिंध ने 1947 में पाकिस्तान के लिए वोट किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, पाकिस्तान एक फेक देश है। डेकेड से इंडियन पॉलिटिकल क्लास और जो इंडियन इंटेलिजेंसिया है भारत की, वो ऐसा नाटक करते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक असली देश है और हमको अमन और शांति के साथ पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए, अमन की आशा करनी चाहिए। दिस इज सिंपली नॉट ट्रू। मुझे अंडे वाला बर्गर। यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं है आपको? तमीज ये बहुत वायरल बस यही कमीज। है तुम्हारा। पाकिस्तान एक नकली देश है जिसकी कोई अपनी आइडेंटिटी है नहीं, और ऐसे देश की डेस्टिनी है कि वो अलग अलग टुकड़ों में टूटे। कटोरा तो है आइडेंटिटी। टुकड़े हैं जो अल्टीमेटली वापस भारत में रिटर्न करेंगे, आइदर भारत में एक फुल स्टेट की तरह या फिर एक ईयू जैसे फेडरेशन की तरह। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इंडियन पॉपुलेशन और खासकर इंडियन पॉलिटिकल क्लास आज ओपनली ये क्लेम कर रहा है कि इंडस नदी के ईस्ट के जितने एरियाज हैं वो राइटफुली इंडियन टेरिटरी हैं और इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है। हजारों साल से यही हुआ है। हजारों साल से इंडस नदी जो है वो नेचुरल बाउंड्री रही है भारत की। ये हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में बहुत क्लियरली दिखाया गया है। ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो सवाल उठता है इसमें वो ये है कि सिंध में एक बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है जो भारत को पसंद नहीं करती और हिंदूज के खिलाफ तो ओपनली हॉस्टाइल है। ये प्रॉब्लम है जो हमें अगले कुछ डेकेड्स तक सॉल्व करनी पड़ेगी, चाहे डेमोग्राफिक बैलेंसिंग करनी हो, और उसके साथ साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम्स हैं उनमें एक जेन्युइन रेनेसांस और रिफॉर्म भी लाया जाएगा। मैं मानता हूं कि जैसे इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो करता है, पॉलिटिकली स्ट्रांग बनता है, मिलिटरीली स्ट्रांग बनता है, ये रेनेसांस अपने आप मुस्लिम सोसाइटीज में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आएगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, इसमें अगले 1-2 साल नहीं लगेंगे, हो सकता है कुछ डेकेड्स भी लगे, लेकिन सिंधु नदी के ईस्ट में जो एरियाज हैं उनको भारत में वापस लाना हमारे भारत के, ये इंडियन रिपब्लिक का और इंडियन पॉलिटिकल क्लास का एक स्टेटेड गोल और एम्बिशन होना चाहिए। जो एरियाज हमने पार्टीशन के बाद खोए हैं वो भारत में एक न एक दिन वापस आने ही हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप मानते हैं कि ये भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप का एक स्टेटेड गोल होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुखी रहे, फिर मिलेंगे। और आप सबको स्वस्थ रहे, सुखी रहे। और एक चीज यहाँ पर कि देखो सही बोला कि पाकिस्तान कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी है क्या? प्राइम मिनिस्टर दिखाते हैं, साथ में प्राइम मिनिस्टर जहां जाता है पीछे पीछे वो इनका फील्ड मार्शल आता है। तो आप ये दिखा रहे हो कि मतलब कि आपके प्राइम मिनिस्टर कोई वैल्यू नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी तो आपने साइड लाइन कर दी, दिखावे की डेमोक्रेसी, तो पहले बोलते थे दिखावे का देश, दिखावे की आर्मी, और कि जब मांगने में तो कोई ऐसा होना चाहिए कोट पैंट, प्योर डिक्टेटरशिप ही अपनी एस्टेब्लिश कर दो ना, या तो बिल्कुल कोरिया की तरह ही कर दो ना अपने आप को कि वो नॉर्थ कोरिया वाला भाई हवाबाजी ऑन टॉप रहेगी, मेरे ही रूल चलेंगे। और इनकी आधी से ज्यादा बातें बाहर क्यों नहीं आ पाती है? इनके बीच में आपको देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जो रोड पे निकल निकल के ऐसे पूछते थे, ये उनके भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने लग गए थे बुला बुला के कि इतना दिखाना इतना नहीं। तो
एक लिमिटेड चीज़ें बाहर निकल कर आती है। कभी भी कुछ होगा ना, जैसे वो इमरान खान इनका बढ़िया लीडर चल रहा था, तो भाई उसके अगेंस्ट इन्होंने इतनी सारी वो कर दिया, उसने अमेरिका के अगेंस्ट गया। तो आपको पता है ना, इनका जो फील्ड मार्शल है वो अमेरिका कितना वो चाटुकार है, तो उसने उससे मिलके इमरान खान के अमेरिका के अगेंस्ट हो गया था वो एक तरीके से। तो किस तरीके से उन्होंने अमेरिका और इन्होंने साजिश, ये साजिश ना बाहरी ताकतों की ये होती है। आर्मी वाला कह रहा पैसा दो, वो कह रहे पैसा देंगे। बीज बोना, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देना कि उसको आपको जेल डालना पड़ जाएगा। लोग आए उसके सपोर्ट में, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया वो चीज़। तो कई बार क्या होता है कि आप ये देखो, ये प्लान बहुत बड़े तरीके से होता है। और आपने पीओके से भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आपने बलोच से भी देखी होंगी, बलूचिस्तान से भी और सिंध से भी, कि जो लोग सपोर्ट मांगते हैं, जो कहते हैं कि वहाँ, क्योंकि टाइम में देखा गया पीओके में डेवलपमेंट के नाम पे डीबी नहीं है, वहाँ के जितने रिसोर्सेज सब निचोड़ लेते हैं, ये कुछ वहाँ रहने नहीं देते। और आने वाले वक्त में भाई चीज़ें तो बहुत होंगी। आप देख लो बलूचिस्तान में कितना वो हो चुका है इस टाइम पर। मिलता है आपसे वीडियो के साथ, मैं पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।